जिस संकट का हम सामना कर रहे हैं, अभूतपूर्व संकट है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने ऐसा संकट कभी झेला नहीं है, कभी देखा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब संकट इतना गहरा हो, इतना बड़ा हो, इतना व्यापक हो, तो उस संकट से देश को उबारने के लिए संकल्प भी बहुत बड़ा चाहिए और संघर्ष भी बहुत बड़ा चाहिए और इसके लिए संवाद भी ज़बरदस्त चाहिए। और इसीलिए हमें लगता है कि हम सब लोग अपने अपने ढंग से इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये जो आज कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और हम लोगों की तरह जो पार्टी वाले लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक तरह से एक ज़रूरी और नई चीज़ है, इसको बढ़ाना चाहिए। अभी हमने देखा 24 तारीख को दिल्ली के तलकटोरा स्टेडियम में देश के किसानों की बढ़ती हुई एकता और मजदूरों की बढ़ती हुई एकता, और दोनों ने मिल कर के साझा सम्मेलन किया। बिल्कुल आज की ज़रूरत है। और इसी तरह ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना है मैं नहीं कहूँगा, बनने की प्रक्रिया में है, तो ये भी अपने आप में इसी संकट की देन है, इसी अभूतपूर्व परिस्थिति का एक रिफ्लेक्शन है। हम सब ने देखा है, हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, सारे मुद्दों से हम लोग परिचित हैं और ये हम लोगों के साझे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके हम लगातार लड़ते रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जो बेंगलुरु की बैठक थी उस पर इनमें से कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और जो एक साझा स्टेटमेंट बेंगलुरु बैठक से जारी किया गया उसमें कुछ मुद्दों का इसमें जिक्र है, कुछ रिफ्लेक्शन उसमें है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो और सारे मुद्दों पर हम लोग सहमति बना पाएंगे और उस पर एक संकल्प साझा हम लोग ले पाएंगे। हमारे सामने तस्वीर बहुत साफ है। मोदी जी पहली बार आए 14 में, पहली बार आकर के उन्होंने क्या क्या किया पूरे देश को पता है। नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेकर के क्या कुछ चल रहा था। अभी हम लोग सतपाल मलिक जी को सुन रहे थे। हमें पता है कि 2019 के चुनाव से पहले भी पूरे हिंदुस्तान में बदलाव का माहौल बना था। उस समय भी किसान आंदोलन में थे, नौजवान आंदोलन में थे, मजदूर आंदोलन में थे, हम सब लोग आंदोलन में थे। लेकिन एक पुलवामा घटा, उसको होने दिया गया और उसके बाद माहौल बदला और मोदी जी दोबारा आ गए। जब दोबारा आए तो तुरंत कश्मीर से लेके देश की नागरिकता कानून में संशोधन से लेकर के एक के बाद एक उन्होंने पूरा अपना एजेंडा शुरू किया। जब कोविड जैसी महामारी आई, जिस महामारी में पूरे देश के लोग परेशान थे, उस समय उन्होंने नारा दिया कि आपदा को अवसर बनाओ। और हमने देखा कि किस तरह से उसी दौर में ये तीनों जो कृषि कानून बने थे, बड़े मुश्किल से उन कानूनों को तो हम लोगों ने निरस्त किया, लेकिन चोर दरवाजे से वही कोशिशें जारी है। वो भी उसी संकट का समय का था। ये जो लेबर कोड बना है, सारे श्रम कानूनों को तोड़ करके, वो भी उसी समय। ये जो अभी अग्निपथ स्कीम आई, सेना में भी ठेकाकरण करना है, ये भी उसी समय की देन है। अभी चलते चलते जो अमित शाह ने इस देश के पूरे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब कुछ बदलने का जो उन्होंने प्रपोजल रख दिया, वो भी इसी संकट के दौर की पूरी तैयारी है। और अगर हम सब लोगों को पता है कि मोदी जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अब खुल करके लिख दिया है कि समय आ गया है कि संविधान को हटाओ और नया संविधान ले आओ। एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है। पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग के साथ साथ लोकतंत्र में जो कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि किसी राजतंत्र के प्रतीक को इस देश की परंपरा के नाम पर और सभ्यता के नाम पर और इतिहास के नाम पर एक तमिलनाडु से सेंगोल उठा के लाया जाएगा और लोकतंत्र के आंगन में एक सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। वो काम भी हुआ है इसी समय। और अब खुल करके कह दिया कि अब नया संविधान ले आओ। हम कह सकते हैं कि ये नए संविधान की बात नई नहीं है, पुरानी है। आरएसएस के शुरुआती दौर से, और बिल्कुल जिस समय संविधान पारित हो रहा था देश में, उसी दौर में उन लोगों ने खुल करके मनुस्मृति की बात की, बहुत सारी बातें की। लेकिन अभी जो नए संविधान की बात आई, ये थोड़ा एक दूसरे छोर से बात आई है। बिल्कुल जिस आधार पर निजीकरण का वकालत किया जाता है कि एफिशिएंसी के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए
पब्लिक सेक्टर में कोई काम नहीं होता, पब्लिक सेक्टर से कुछ होगा नहीं तो निजीकरण कर दो। तो निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते एक तरह से पूरे सत्ता सरकार उसी के निजीकरण की ही आप पेशकश आ गई है संविधान के रूप में। नए संविधान का जो प्रारूप विवेक देवराय ने जो दिया है कि भाई अगर मोदी जी के सामने पार्लियामेंट अगर आड़े आता है तो पार्लियामेंट पर रोक लगाओ, उसमें बहुत इस तरीके की ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रास्ते में कहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें कटौती कर दो। अगर बड़े बड़े किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन में सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है तो ऐसा माहौल बना दो कि बड़े कोई आंदोलन की कोई गुंजाइश देश में ना हो। तो बिल्कुल एफिशिएंसी के नाम पर जो लोग ये समझते हैं कि डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तब डेमोक्रेसी छोड़ना पड़ेगा, डेमोक्रेसी छोड़कर ही डेवलपमेंट हो सकता है और इसके लिए आपको डिक्टेटरशिप चाहिए, तो वो तर्क आ गया है। अब सब पता है कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी ये आशंका मौजूद थी। भगत सिंह बहुत कम उम्र में शहीद हुए। शहीद होने से पहले आज़ादी का सिर्फ नारा उन्होंने नहीं दिया, इनकलाब जिंदाबाद का सिर्फ नारा नहीं दिया, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा नहीं दिया। इस देश के सामने उन्होंने ये बात भी कह दी कि गोरे अंग्रेज़ के जगह पे थोड़ा ख्याल रखिएगा कि कहीं बुरे अंग्रेज़ों का राज ना आ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं दिया, उस संविधान की शुरुआत ही हुई सबसे पहले उन्होंने तय कर लिया कि मनुस्मृति को जलाकर, तभी मनुस्मृति को खारिज कर तभी आधुनिक हिंदुस्तान का कोई संविधान बन सकता है। इसीलिए संविधान तो बना 40 के दशक में, लेकिन संविधान बनाने से बहुत पहले उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई मनुस्मृति के साथ कोई समझौता नहीं, मनुस्मृति, और ये लोग तो मनुस्मृति को ही संविधान बनाने की बात करते हैं। तो उसी समय बाबा साहब ने कहा कि अगर राजनीति में भक्ति आ जाएगी, हावी हो जाएगी, तो राजनीति में भक्ति का मतलब है तानाशाही को दावत देना। उसी समय उन्होंने कह दिया कि देश में अगर बराबरी के नाम पर सिर्फ एक वोट की बराबरी रहेगी, बाकी पूरे समाज में और अर्थव्यवस्था में सिर्फ गैर बराबरी होगी, तो गैर बराबरी के उस पहाड़ के आगे इस चुनावी बराबरी का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। उसी समय उन्होंने कह दिया कि अगर इस देश में कभी हिंदू राज यथार्थ बनेगा तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी तबाही, तो सबसे बड़ी तबाही जो हिंदुस्तान में घटित हो सकती है, इसकी आशंका, इसके लिए देश को आगाह करने का काम बहुत पहले आज़ादी के तुरंत बाद संविधान जिस समय हम लोग पारित कर रहे थे उसी समय किया गया था। आज वही तबाही में उसके सामने हम लोग हैं। कानून बन रहा है आज़ादी के नाम पर कि भाई इंडियन पेनल कोड ख़त्म करो, और हम भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं कि वो उसमें फोकस था दंड पर, अभी हम न्याय पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन अब तीस्ता जी ज़रूर हम लोगों को बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। उसको अगर हम देखेंगे, वो कह रहे हैं कि हम सिडिशन को ख़त्म कर रहे हैं, तो सिडिशन शब्द को हटा करके पूरे देश में तमाम आंदोलन की गतिविधियों को ही एक तरह से सिडिशन का और इस देश में संविधान और देश के विरोध का दर्जा दे दिया गया। 15 दिन के पुलिस कस्टडी के जगह पर वहाँ 60 दिन 90 दिन की बात हो रही है। अगर ये पारित हुआ तो इस देश में कुछ भी नागरिक आज़ादी, लोकतंत्र कुछ भी इस देश के अंदर बचेगा नहीं। तो एक ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि जब इन तबाही का हम सामना कर रहे हैं तो किसी भी बड़े डिज़ास्टर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अप्रोच लेना पड़ता है। तो उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारे सामने एक काम होता है जो फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। हमारी नज़र में ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, जिसके बारे में शायद आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक ही कोई गठबंधन बनेगा जिसमें शिवसेना के साथी भी होंगे और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी होंगे। सोचने लायक बात नहीं थी, लेकिन अगर ये हुआ है तो आज हम समझते हैं कि देश में हम जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये उसकी मांग है कि लोकतंत्र के पक्ष में अगर खड़े हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो वैसे तमाम गैर भाजपा दल अलग अलग विचारधारा से जुड़े हैं, अलग अलग उनका दृष्टिकोण है, आर्थिक नीति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, बहुत सारे नीतियों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो अलग अलग वो सारे दृष्टिकोण और वो सारे उसको मिला करके उसका बैलेंस ऑफ फोर्स क्या होगा, उसके बैलेंस ऑफ फोर्स से तय होगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा।
उससे तय होगा कि नीति क्या बनेगी और कितना बदलाव उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर इतनी बात अगर हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी साजिश को 2024 में इस सरकार को तीसरी बार हम आने का मौका नहीं देंगे ताकि हम इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचा सके, तो ये रेस्क्यू वर्क भी अगर हो जाए तो हम तो समझते हैं कि ये अपने आप में इस देश के लिए एक अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू के साथ साथ डिजास्टर में हमें रिलीफ की ज़रूरत है, और इस समय जो लोग परेशान हैं इस देश में सबको रिलीफ की ज़रूरत है। देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के दलित आदिवासी, इस देश के एमएसएमई सेक्टर, इस देश के तमाम लोग जो परेशान हुए हैं इस ओवर सेंट्रलाइजेशन से, जहां संपत्ति और सत्ता दोनों का ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो इसके खिलाफ जो परेशान है सबको राहत चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है। जैसे भूकंप के बाद हम भूकंप रोधी तकनीक चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का पैटर्न बदले, चीज़ें बदले, तो अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर निकली है तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मजबूत डेमोक्रेसी ला करके इस फांसीवाद के सारे रास्ते बंद करने होंगे और डेमोक्रेसी को इस देश में मजबूत बनाना होगा। इसीलिए हम इतनी बात कहेंगे। अभी हम लोग भी कोई इंडिया के प्रतिनिधि तो हम हैं नहीं, इंडिया तो अभी बन रहा है, और हम भी इंडिया के लिए उतने ही बाहरी हैं जितने आप खुद को अगर समझते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी आंदोलन के ही लोग हैं। बिहार में सरकार बनी, हमने कहा कि सरकार को हम बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता है आंदोलन, और अभी वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। 1 महीने से ज़्यादा आशा कर्मियों की हड़ताल चली, 1 महीने से लंबी हड़ताल चला करके 1500 रुपये के उसमें जो उनको मानदेय मिलता है, वो मानदेय को मानदेय भी नहीं कहा जाता था, उसको पारितोषिक कहा जाता था। तो उसकी परिभाषा बदल करके उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। जो टीचर्स के नियुक्ति को लेकर के ज़बरदस्त टीचरों में नाराज़गी थी, लंबा आंदोलन चला करके थोड़ा बहुत सरकार अब कह रही है कि हम इसमें कुछ बदलाव लाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता तो बिल्कुल आंदोलन के साथ है, और आने वाले दिन में भी हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल अगर 24 में भाजपा को हम लोग रोक पाते हैं, मोदी जी को रोक पाते हैं, इस सरकार को रोक पाते हैं, तो एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, एक थोड़ा सा और लड़ने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी और थोड़ा समय मिलेगा, और जो भी ब्रीदिंग स्पेस मिले उसकी हम लोग भरपूर, हम सब लोगों को इस्तेमाल करना है ताकि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा बिहार महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में जो सरकार का विरोध बढ़ा है उसमें, जिसको आमतौर पे लोग एंटी इनकम्बेंसी कह देते हैं, तो 2 राज्य है या 3 राज्य है जहां एनडीए टूटा है, जहां एनडीए टूट गया है इस बढ़ते राजनीतिक विरोध के दौर में। पंजाब में किसान आंदोलन के दबाव में अकाली दल को हटना पड़ा, अकाली दल अभी एनडीए में नहीं है लेकिन उसको हटना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना को हटना पड़ा, और बिहार में नीतीश जी को भी हटना पड़ा है। तो इसीलिए बिहार और महाराष्ट्र खास तौर पर ऐसे राज्य हैं जहां एक तरह से लड़ाई को हम एनडीए खेमे के अंदर ले गए, और बिहार में हम लोगों ने पूरी कोशिश की। पार्टी का हमारा महाधिवेशन था फरवरी महीने में, और उस समय काफ़ी गतिरोध था विपक्षी एकता के मामले में। उस गतिरोध को तोड़ने के लिए हम लोगों ने एक खास कार्यक्रम बुलाया, और हमें खुशी है कि उसी कार्यक्रम के बाद से गति बढ़ी, गतिरोध कुछ टूटा, और अभी ये बन रहा है। इसलिए खासकर यहाँ महाराष्ट्र के साथियों से हम अपील करेंगे कि बिल्कुल ये ज़रूरी है और संभव भी है। 2019 के रिज़ल्ट आप देखेंगे तो सेकंड सबसे बड़ा हिंदुस्तान का स्टेट है महाराष्ट्र। 48 सीटों में 40 से ज़्यादा एनडीए के खाते में सीट थी। बिहार में 40 में 39 सीटें एनडीए के खाते में थी। पूरा का पूरा उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, हर जगह तमाम सीटें एनडीए के खाते में हैं, और इसीलिए एक एक सीट, एक एक वोट बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है। और हमें तो पूरा भरोसा है, जो हम मूड देख रहे हैं, कल शाम को ही हम पहुँचे हैं, यहाँ हमारे साथी बैठे हैं ट्रेड यूनियन नेता, उनके वहाँ मिले, तो जो माहौल हमने देखा, मूड देखा, आज यहाँ आने से पहले हमारे लाल निशान के साथियों से, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों से मुलाकात हुई, आज यहाँ आपसे मुलाकात हो रही है। तो जो हम माहौल देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पूरा तैयार है, बिहार तैयारी कर रहा है। फिलहाल हम तमाम नीतिगत जो हमारे सवाल हैं, उन सवालों को बिल्कुल उसको एक जगह लाते हुए, उस पर जोर रखते हुए, लेकिन जो माहौल है इस समय देश में,
और इसका, क्योंकि ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, इस समय का कोई विकल्प नहीं है अभी जो समय है। बल्कि हम तो कहेंगे कि एनडीए गठबंधन जो बन रहा है, गति अभी बहुत धीमी है, अभी बहुत कोई संघर्ष नहीं दिख रहा है। 200-250 रुपये टमाटर बिक गए बाजार में। अगर यही काम भाजपा के दौर, उस दौर में यूपीए के दौर में हुआ होता तो भाजपा वाले इसको लेके जितना हल्ला करते, उस हिसाब से हम लोग कितना महंगाई के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर पाए, ये सोचने वाली बात है। खुल करके कोई अम्बेडकर के संविधान को अंग्रेज़ों का संविधान बता रहा है और इसको लेकर के उस संविधान के पक्ष में जितना ज़बरदस्त एक पूरा झंझावात खड़ा करना चाहिए, पूरे देश को झकझोर देना चाहिए, हम कितना कर पाए हैं, सोचने की बात है। मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, वो वीडियो हमारे सामने है। हमारे सामने वो मुजफ्फरनगर का वीडियो आ गया है, जहाँ क्लासरूम के अंदर 7-8 साल के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ उसको नफ़रत की पाठशाला बना दिया गया। वहाँ कोई टीचर एक मुस्लिम छात्र को खड़े करके और बाकी छात्रों से कहती है कि भाई आकर के इसको मारो बारी बारी से। ये हमने कभी सोचा नहीं था। और आज भी अगर इसको लेकर के हम सामान्य ढंग से लेंगे, इसको नहीं समझेंगे कि नाजी जर्मनी में, हिटलर के ज़माने में बिल्कुल यही हुआ था। पूरा का पूरा जर्मनी का जो टेम्पलेट है, यहाँ तक कि जो आने वाले 1000 साल की बात मोदी जी कर रहे हैं, ये 1000 साल की बात भी हिटलर किया करते थे। पूरा का पूरा टेम्पलेट जहाँ मिल रहा है और हम सब लोग इतना झेल रहे हैं, इसलिए इस समय किसी तरह की इत्मीनान, किसी तरह की कोई सामान्यता, किसी तरह के कोई एक तरीके से निष्क्रियता के लिए, तटस्थता के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। ये समय है लड़ने का, बोलने का, और हम सब लोग बिल्कुल बोलेंगे, लड़ेंगे। टाइम आप है, बिल्कुल है, और हमें लगता है कि टाइम सबके लिए, हमारे लिए आप हो रहा है। अगर जो टाइम है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये समय लौट करके नहीं आएगा। आज ये जो संवाद की प्रक्रिया हुई, बहुत सारे विषय पर जानकारी मिली, बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी सवालों पर देश में बड़ी सहमति बने, और जहाँ भी राजनीतिक दलों के बीच में भी बातचीत होती है, ये सारी बातें वहाँ भी हम लोग उठा सके, और ये बातें न सिर्फ उठा सके बल्कि आने वाले दिनों में नीतियों में, हमारे तमाम कॉमन प्रोक्लेमेशंस में इसके रिफ्लेक्शन हो, ये सामने आए, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब।